राइट, वेलकम बैक एवरीवन, दिस इज अश्विन जायसवाल और हम लोग अब अपने आईएससी कॉमर्स क्लास 11 की जर्नी को आगे बढ़ा रहे हैं। वी हैव डन 10 चैप्टर्स एज ऑफ नाउ, सारे के सारे 10 चैप्टर्स यूट्यूब पे अवेलेबल है एंड नाउ वी आर मूविंग टू चैप्टर नंबर 11 विच इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो क्या होते हैं कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, उसको हम लोग डिटेल में इस चैप्टर में देखने वाले हैं। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको आईएससी रिलेटेड सिलेबस में बहुत हेल्प मिलेगा इस चैनल से। एंड आप प्लीज़ वीडियो को भी थोड़ा लाइक कीजिएगा, वीडियो लाइक करने से वीडियो स्प्रेड होता है यूट्यूब पे, तो मेरे को भी थोड़ा हेल्प मिल जाएगा। ठीक है, लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। ये जो नोट्स है, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से द लिंक डज नॉट ओपन्स तो व्हाट यू कैन डू इज़ आप जाओ टेलीग्राम पे ऊपर में जाके सर्च करना अश्विन्स कॉमर्स वर्ल्ड, और अश्विन्स कॉमर्स वर्ल्ड में आप जाके ज्वाइन कर लेना। आपको फाइल्स मिल जाएंगी, सारे नोट्स के फाइल्स वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, और नोट्स को सिर्फ पीडीएफ से मत पढ़ना, उसको प्रिंट करा लेना, बिकॉज पीडीएफ से पढ़ाई होता नहीं है। आप उसमें कुछ लिख नहीं सकते, आप अंडरलाइन नहीं कर सकते, एंड टू बी ऑनेस्ट स्क्रीन में पढ़ाई नहीं होता है, तो आप उसको प्रिंट करा के फिजिकल कॉपी बना लेना एंड वहाँ से पढ़ना। ठीक है, सो 3 थिंग्स यू शुड डू। पहला बात, सब्सक्राइब कर लो चैनल, दूसरा बात लाइक कर दो वीडियो, एंड तीसरा बात आप टेलीग्राम से जाकर नोट्स ज़रूर डाउनलोड कर लेना। ठीक है, एंड अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो आपको व्हाट्सएप पे ये मिल गया होगा। राइट, अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं, इस चैप्टर को समझते हैं। ठीक है, तो पहले एक कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं। आप मान लो एक बहुत गरीब किसान है। ठीक है, एक बहुत गरीब क्या है, फार्मर। ठीक है, बहुत गरीब किसान है एंड दैट फार्मर नीड्स अ ट्रैक्टर। ठीक है, सब उसको एक ट्रैक्टर चाहिए अपने फील्ड में फार्मिंग करने के लिए, उसको ट्रैक्टर चाहिए। ठीक है, बट द फार्मर इज पुअर एंड द फार्मर कैन नॉट अफोर्ड अ ट्रैक्टर राइट नाउ। लेट्स से कि ट्रैक्टर का दाम 10 लाख रुपीज़ है एंड फार्मर के पास 10 लाख रुपीज़ नहीं है, तो फिर वो क्या करेगा? तो वो क्या कर सकता है, वो अपने ही जैसे कुछ और अड़ोस पड़ोस के फार्मर के पास जा सकता है जो कि उसके ही जैसे पुअर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। तो उसने अपने जैसे 9 और फार्मर्स को ऐड किया, टोटल 10 फार्मर्स हो गए, सबने 1-1 लाख रुपया मिलाया एंड 10 लाख रुपीस जमा करके सबने एक ट्रैक्टर खरीदा एंड देन दे स्टार्टेड यूजिंग इट टर्न वाइज। ठीक है, पहले एक जन यूज करेगा 1 आवर के लिए, फिर नेक्स्ट जन यूज करेगा 1 आवर के लिए, फिर नेक्स्ट जन यूज करेगा 1 आवर के लिए, फिर ऐसे करते करते 10 फार्मर्स विल यूज इट फॉर 1 आवर ईच एवरी डे। ठीक है, या जैसे भी उनको यूज करना, मिल बांट के यूज कर लेंगे। तो देखो इसमें हमने क्या सीखा, इसमें हमने इस स्टोरी में हमने ये सीखा कि जो काम आप अकेले नहीं कर सकते वो काम आप टीम बना के कर सकते हैं। राइट, और जो काम आप अकेले नहीं कर सकते वो आप टीम बना के हेल्प लेके कर सकते हैं। यही थीम है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, अगर इफ आई एम नॉट एबल टू डू समथिंग अलोन, आई विल मेक अ टीम। ठीक है, ऑफ सिमिलर पीपल हु वांट टू डू सिमिलर थिंग। लाइक फार्मर अगर है तो वो अपने टीम में फार्मर्स को ही जोड़ेगा। ठीक है, कोई लेबरर है तो वो अपने टीम में लेबरर्स को जोड़ेगा, कोई किसी को घर बनाना है तो वो वैसे लोगों को ढूंढेगा जिनको घर बनाना है। तो सब सिमिलर नेचर्स, कॉमन इंटरेस्ट वाले लोग आएंगे। ठीक है, ऑल कॉमन इंटरेस्ट वाले लोग साथ में आएंगे और जो काम अकेले करने में केपेबल नहीं थे वो काम मिलकर कर लेंगे। दिस इज कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। यहां पे प्रॉफिट कमाना मेन ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। ऑफ कोर्स देखो किसी भी बिजनेस में प्रॉफिट इज नेसेसरी, बट मेनली प्रॉफिट के लिए नहीं आते, मेनली आते हैं एक दूसरे को हेल्प करने के लिए। यहां पे एक दूसरे को सर्व करने के लिए आते हैं। सर्विस मोटिव इज द मेन इंटेंशन बिहाइंड क्रिएटिंग अ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। कम से कम 10 लोग लगेंगे। ठीक है, एज पर द लॉ कम से कम 10 लोग लगेंगे, और मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, मैक्सिमम 100, 200, 1000, 10,000 कितने भी लोग हो सकते हैं। इंडिया में सबसे बड़ा कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है अमूल। ठीक है, अमूल जिसका प्रोडक्ट ऑलमोस्ट हर घर में किसी ना किसी ने तो यूज़ किया ही होगा, वो भी एक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, वो भी एक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये थोड़ा बेसिक थीम था कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का। आई होप आपने नोट्स डाउनलोड करके प्रिंट करा रखा है। ठीक है, और इसी नोट से करना। तो इस नोट्स में आपके सिलेबस में, स्कोप ऑफ सिलेबस में जो बोला है सब कुछ इसमें कवर्ड है। ठीक है, बाय द वे अरे चलो बाद में बात करेंगे वो सब। लेट्स कंटिन्यू। ठीक है, आई होप आपने वीडियो लाइक कर दिया होगा। प्लीज़ इतना तो कर ही सकते हो। ठीक है, इतना तो कर सकते हो, आपकी वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, इससे वीडियो ज़्यादा स्प्रेड होता है। अब हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं। ठीक है,
ओके देखो पहला बात, हाँ मीनिंग पे आओ, मीनिंग समझ ही गए होगे क्या होगा यहाँ पे। देखो इट इज अ वॉलेंट्री एसोसिएशन, वॉलेंट्री मतलब कोई जबरदस्ती नहीं है, जिसको आना है आए, जिसको नहीं आना है नहीं आए, जिसको चले जाना है चले जाए। तो इट इज अ वॉलेंट्री एसोसिएशन जहाँ पे ऐसे लोग साथ में आते हैं जो अपना इकोनॉमिक एंड सोशल इंटरेस्ट को प्रमोट करना चाहते हैं, अपने आप को इकोनॉमिकली और सोसाइटी में आगे बढ़ाना चाहते हैं, अकेले नहीं बढ़ पा रहे तो साथ में बढ़ना चाहते हैं, ऐसे लोग साथ में आते हैं, ठीक है। ये प्रॉफिट ड्रिवन नहीं होता, मतलब प्रॉफिट के लिए नहीं करते हैं, ऑफ कोर्स प्रॉफिट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट प्रॉफिट के लिए नहीं किया जाता है, ये किया जाता है एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए, ठीक है। कॉमन गोल होना चाहिए, अगर फार्मर्स है तो सभी उसमें फार्मर्स होंगे, अगर होम सीकर्स है तो सभी उसमें होम सीकर्स होंगे, ठीक है। अगर इंडस्ट्रियलिस्ट है तो सभी उसमें इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे, ठीक है। मतलब सभी एक नेचर वाले लोग होंगे, कॉमन इंटरेस्ट वाले लोग होंगे। दे विल पूल देयर रिसोर्सेज, पूल देयर रिसोर्सेज मतलब रिसोर्सेज को जमा करेंगे, दे विल बी कलेक्टिंग देयर रिसोर्सेज एंड यूज देम जुडिशियसली, अपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूज करेंगे टू ऑब्टेन मैक्सिमम बेनिफिट। बस यही है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जो काम अकेले नहीं कर सकते हो, अपने जैसे लोगों को टीम में जोड़ो और कर लो, ठीक है। दैट्स कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। ओके नाउ लेट अस लुक एट सम ऑफ द फीचर्स, ठीक है। अब हम लोग फीचर्स की तरफ चलते हैं। तो अगर आपको थीम समझ में आया है, अभी तक का मीनिंग समझ में आया, तो फीचर्स विल नॉट बी अ बिग डील फॉर यू, आपको ये सब भी समझ में आ जाएगा। पहला बात बोल रहा है वॉलंटरी एसोसिएशन। वॉलंटरी एसोसिएशन का मतलब है दे कैन जॉइन एंड लीव द सोसाइटी एट देयर विल, अपने मर्जी से आएंगे, अपने मर्जी से जाएंगे, कोई ज़्यादा रूल वगैरह नहीं है। जैसे जॉइंट हिंदू फैमिली, जॉइंट हिंदू फैमिली में कौन हो सकता है मेंबर? ओनली अ मेंबर बिलोंगिंग टू दैट फैमिली, तो उसमें अपने मर्जी से आना मर्जी से जाने वाला रूल नहीं है। यहाँ पे अपने मर्जी से आ सकते हैं, मर्जी से जा सकते हैं। एक ही कंडीशन है, कॉमन इंटरेस्ट होना चाहिए, कॉमन गोल होना चाहिए। नेक्स्ट आता है मेंबरशिप, मिनिमम 10 एंड मैक्सिमम पे कोई लिमिट नहीं है, कम से कम 10 लोग चाहिए, मैक्सिमम पे देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। सर्विस मोटिव, आई टोल्ड यू कि ये दे डू नॉट फंक्शन टू अर्न प्रॉफिट, इनका प्रॉफिट कमाना मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है, इनका मेन ऑब्जेक्टिव है एक दूसरे को हेल्प करना, ठीक है। स्टेट कंट्रोल, देखो स्टेट कंट्रोल मतलब गवर्नमेंट कंट्रोल, गवर्नमेंट ना इनके ऊपर थोड़ा कंट्रोल लगा के रखता है, इनका क्या एक्टिविटीज चल रहा है, इनके कितने प्रॉफिट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये सब चीज़ों पे गवर्नमेंट बहुत नज़र रखता है। वाई? बिकॉज ये लोग जो है जनरली पुअर लोग होते हैं, ठीक है, और पुअर है तो बोलकर साथ में आते हैं और फिर काम करते हैं, तो सरकार भी इन पे थोड़ा दया माया दिखा देता है, सरकार भी इन पे थोड़ा मर्सी दिखा देता है। गवर्नमेंट से कि अच्छा ठीक है आप लोग गरीब लोग हो, चलो हम लोग आपको टैक्स में रिलीफ दे देंगे, हम लोग आपको बहुत सारे इंसेंटिव दे देंगे, हम लोग आपको बहुत सारे फैसिलिटीज दे देंगे, ठीक है, वी विल लोअर द प्राइसेस फॉर एवरीथिंग फॉर यू। बहुत तरीके का इनको स्टेट पैट्रोनेज मिलता है, सरकारी हेल्प मिलती है, ठीक है, बहुत तरीके की इनको फैसिलिटीज मिलती है। तो सरकार क्या ऐसे ही हेल्प दे देगा? सरकार इनका रिपोर्ट्स देखता है, सरकार इनका कामकाज देखता है, सरकार देखता है कहीं ये लोग गरीब बन के सरकार को बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे, कहीं ये लोग गरीबी के नाम पे कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं, तो सरकार इन पे थोड़ा नज़र रखता है, इन पे कंट्रोल रखता है, ठीक है। इनका टाइम टू टाइम ऑडिट होता है, सरकार इनके अकाउंट्स को चेक करती है एंड देन ओनली इनको किसी तरीके का बेनिफिट मिलेगा। तो इनके ऊपर ना भाई रूल्स एंड रेगुलेशन है, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन है इनके ऊपर काफ़ी नज़र रखा जाता है, बिकॉज सरकार इनको इतना फैसिलिटी दे रहा है। आप सोचो ना, आप किसी का मदद करेंगे तो मदद करने से पहले देखोगे नहीं कि उसको मदद का ज़रूरत है कि नहीं, तो वैसे ही सरकार भी जब मदद करती है तो पहले देखती है कि इसको मदद का ज़रूरत है कि नहीं, कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रहा है, वो चीज़ है। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, अब देखो यहाँ पे क्या होता है ना, 1 पर्सन 1 वोट होता है, 1 पर्सन 1 वोट, ठीक है। इररिस्पेक्टिव आपने कितना पैसा लगाया है उस बिजनेस में, इररिस्पेक्टिव आपने कितना हिस्सा, कितना शेयर खरीदा है उस बिजनेस से, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, आपका वोट ओनली 1 काउंट होगा। चाहे आपने 75% शेयर खरीद रखा है, चाहे 75% हिस्सा आपका है, स्टिल वोटिंग के टाइम में योर वोट विल बी काउंटेड एज 1। तो ज्यादा पैसा लगाओ या कम पैसा लगाओ, इट डज नॉट मैटर, आपका वोट 1 ही काउंट होगा। ऐसा नहीं है कि आपने ज्यादा पैसा दिया तो आपका वोट का वैल्यू ज्यादा होगा। तो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी वेयर एवरीवन हैज अ से, जिसने कम पैसा दिया उसका भी बात इक्वली सुना जाएगा। एंड सेपरेट एंटिटी, ये सब पॉइंट तो हम लोगों ने बहुत बार किया है, ठीक है। आपको क्या करना पड़ता है, आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 में। याद रखना ये सब, अभी देखो एमसीक्यू वगैरह आ गया, एमसीक्यू आपके पेपर पैटर्न चेंज हो गया ना, काउंसिल ने आपका पेपर पैटर्न कुछ हद तक सीबीएसई जैसा बना दिया है। तो
अब MCQ भी आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन भी आएगा, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, बहुत कुछ आ सकता है। तो ये सब आप ध्यान रखना है आपको। कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्टर कराना है तो कौन से लॉ में रजिस्टर कराएंगे? कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। मेरे साथ में बोलो, आवाज फोन से निकल के यहां तक आना चाहिए, इतने जोर से बोलो। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912, ठीक है, 1912 में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। और जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो जाए, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन एक सेपरेट एंटिटी बन जाएगा। मतलब मेंबर अलग, ऑर्गेनाइजेशन अलग। ऑर्गेनाइजेशन अलग होने का क्या मतलब हुआ? मतलब अब ये ऑर्गेनाइजेशन अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकती है, अब ये ऑर्गेनाइजेशन अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर कर सकती है, अब ये ऑर्गेनाइजेशन को कानून की नज़र में, इन द आइज ऑफ लॉ, एक सेपरेट पर्सन माना जाएगा। तो दीज आर द फीचर्स, ठीक है। आओ नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। आप चाहो तो अपने हिसाब से ब्रेक ले लो, आप एक बार गो थ्रू कर लो वट एवर वी हैव डन सो फार, आप अपने हिसाब से ब्रेक ले लो। मेरा वीडियो तो वन शॉट है तो वन शॉट में चलेगा, बट इट डज नॉट मीन्स कि आपको स्टडी भी वन शॉट में करना है ना। आप स्टडी 3-4 पार्ट्स में कर सकते हो। तो आप अभी तक जितना हुआ है मीनिंग एंड फीचर्स एक बार गो थ्रू करो। हो सकता है आपके बुक में और भी फीचर्स दिए हुए हैं, उनको भी गो थ्रू करो। अगर आपको नहीं समझ में आता तो यहाँ देखो मेरा नंबर दे रखा है, आप मेरे नंबर पर भी कॉन्टैक्ट करके मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। पूछना तो टेलीग्राम पे पूछना, ठीक है, व्हाट्सएप पे नहीं। व्हाट्सएप इज़ ओनली फॉर जो मेरे करंट स्टूडेंट है ना, उनके लिए। आप पूछना है तो टेलीग्राम पे पूछना, तो मेरे को भी इजी पड़ेगा वो बाइफर्केशन में। ओके, अब आ जाते हैं मेरिट्स पे। इस बिजनेस का क्या मेरिट्स है, क्या एडवांटेजेस है? पहला बात तो ईजी टू फॉर्म है, ठीक है। आपको कितने लोग लगेंगे? बस 10 लोग लगेंगे, ठीक है। लॉ भी क्लियर है, 1912 वाला कानून है। आप जाओ, फॉर्म भरो, फीस दो और स्टार्ट हो जाएगा आपका बिजनेस, ठीक है। फंड्स बहुत ज़्यादा नहीं लगता है, टाइम भी बहुत ज़्यादा नहीं लगता है, ठीक है। बस फॉर्म भरना है आपने और आपका क्रिएशन हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मेलिटीज़ उतनी नहीं है जितना कंपनी में होता है। अच्छा, नो रेस्ट्रिक्शन ऑन मेंबरशिप, इट इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि मेंबर्स कोई भी बन सकता है, तो मेंबर्स के लिए भी अच्छा कि कोई अपर लिमिट है ही नहीं, जब चाहो मेंबर बन सकते हैं। एंड इसका एक और फ़ायदा मिलता है कि जब कोई आएगा तो वो पैसा भी लाएगा, तो पैसों का भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मतलब एनी अमाउंट ऑफ मनी कैन कम एज एंड व्हेन मेंबर्स आर कमिंग, मोर मनी विल आल्सो कम, ठीक है। तो नो रेस्ट्रिक्शन ऑन मेंबरशिप। प्लस यहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं होता है। डिस्क्रिमिनेशन इन द सेंस कि जैसे प्राइवेट कंपनी होता है ना, प्राइवेट कंपनी में कौन कौन मेंबर्स होते हैं? ओनली फ्रेंड्स एंड फैमिली, रिलेटिव्स, क्लोज्ड वन, जो हमारे क्लोज लोग होते हैं उनको मेंबर बनाते हैं। तो वहाँ ना आउटसाइडर्स से हम लोग डिस्क्रिमिनेट करते हैं। प्लस ऐसा आप यहाँ पे ऐसा भी मान सकते हैं कि रिलीजन के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। एक ही चीज़ चाहिए, कॉमन गोल। कॉमन गोल है तो बस आप मेंबर बन सकते हैं, ठीक है। नो अदर थिंग इज़ रिक्वायर्ड। कोई जेंडर, रिलीजन, कास्ट, स्टेट, लैंग्वेज, कुछ किसी चीज़ का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लिमिटेड लाइबिलिटी, ये तो पढ़ के हम लोग थक चुके हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी क्या होता है भाई? लिमिटेड लाइबिलिटी ये होता है कि मेंबर्स का लाइबिलिटी लिमिटेड होगा। मतलब ये कि मेंबर्स उतना ही पैसा देंगे जितना का उनका शेयर का वैल्यू है, इससे ज़्यादा 1 रुपया भी नहीं देंगे। चाहे ये ऑर्गेनाइजेशन कितना भी पानी में डूब जाए, मेंबर्स विल नॉट पे मोर देन व्हाट द वैल्यू ऑफ देयर शेयर इज। अगर शेयर का वैल्यू 100 रुपया है, 100 रुपये से ज़्यादा नहीं देंगे, ठीक है। तो लाइबिलिटी इज लिमिटेड। लो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, देखो ये जो मेंबर्स है ना, इनके ऑपरेशन मतलब क्या? बिजनेस चलाना। तो बिजनेस चलाने का खर्चा ज्यादा नहीं होता है। व्हाई? बिकॉज बिजनेस कौन चला रहा है? बिजनेस वही जो मेंबर्स है वही चला रहे हैं। वो जो 10 किसान साथ में आए थे वो फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी चला रहे हैं। तो फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी को कौन चलाएगा? वही 10 लोग चलाएंगे। अलग से किसी को हायर नहीं करते, अलग से किसी को सैलरी देके नहीं बैठाते। जो मेंबर्स है वही लोग काम कर लेते हैं और फ्री में कर लेते हैं। यार अपना बिजनेस है तो अपना ही कर लो भाई फ्री में। तो उतना चलाने का खर्चा एक्स्ट्रा नहीं पड़ता, चलाने का खर्चा है। कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन बोल रहे हैं, ठीक है। लो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन एंड चीपर गुड्स इसलिए क्योंकि ये लोग क्या करते हैं ना, दे बाय इन बल्क। देखो अकेला इंसान बल्क में नहीं खरीद सकता, बिकॉज बाइंग इन बल्क टेक्स अ लॉट ऑफ मनी। So you can't buy in bulk alone, but now when you have 10 people, 20 people, 100 people, so now you have lots of money, so you can buy directly in bulk. तो बीच के जो मिडिल मैन लोग होते हैं ना, वो हट जाते हैं सीन से। यू कैन बाई डायरेक्टली फ्रॉम द इंडस्ट्रीज। तो इस तरीके से ना आपको रॉ मटेरियल हो गया या गुड्स हो गया, सब आपको चीप रेट में मिल जाता है, क्योंकि यू बाई डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स। यू डोंट बाई फ्रॉम द मिडिल मैन, इंटरमीडियरीज के थ्रू बाई नहीं करते, डायरेक्ट बाई करते हैं। आई होप ये पॉइंट क्लियर है, ठीक है।
आ जाओ डीमेरिट्स कर लेते हैं। तो डीमेरिट्स में क्या क्या बोल रहा है, लिमिटेड रिसोर्सेज। देखो चाहे कितने भी लोग जोड़ दो आप, 10 तो चाहिए, 10 से ज़्यादा आप मान लो 20 कर लिए, 30 कर लिए, 50 कर लिए, 100 कर लिए, बट जो लोग जुड़ रहे हैं वो कैसे लोग हैं, वो तो गरीब लोग हैं, पुअर बैकग्राउंड वाले लोग हैं। तो कितना ही पैसा ले आएंगे। आप जो बोल रहे हो अनलिमिटेड मेंबर्स तो अनलिमिटेड मनी, अरे कितना पैसा ले आएंगे, सब तो गरीब लोग ही जुड़ रहे हैं। तो इसलिए पैसा का रेस्ट्रिक्शन है। और दूसरा बात क्या है ना कि लोगों को लगता है कि भाई जितना भी पैसा दे दो वोट तो एक मिलेगा, वोटिंग पावर, वोटिंग के टाइम में मेरा वोट तो एक ही काउंट होगा, वेदर आई गिव मोर मनी और आई गिव लेस मनी माई वोट विल बी वन। तो वाई शुड आई गिव मोर मनी, ज्यादा पैसा क्यों दे, जब कम पैसा में भी उतना ही वोट मिल रहा है तो ज्यादा पैसा क्यों दे। तो इसलिए ना लोग पैसा निकालते नहीं है एंड अल्टीमेटली ये सब जो बिजनेस है इनको फंड्स का शॉर्टेज रहता है। इनकेपेबल मैनेजमेंट, इनका जो मैनेजरियल बोर्ड होता है, जो मैनेजिंग कमिटी बोलते हैं जिसको, एग्जीक्यूटिव कमिटी, मैनेजिंग कमिटी, जो इनका बोर्ड होता है जो चलाता है वो बिजनेस को। सपोज 10 लोगों ने स्टार्ट किया, 10 में से 5 लोग बैठ गए बोर्ड में, 5 लोग मिलकर बिजनेस चला रहे हैं। तो ये कौन है ये 5 लोग? ये 5 लोग तो वही है ना जो बिजनेस शुरू किए थे। इनको बिजनेस चलाना थोड़ी ना आता है, ये तो गरीबी के चलते, एक दूसरे को हेल्प करने के चलते बिजनेस स्टार्ट कर दिए थे। दे आर नॉट वेरी वेल ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स एंड देयरफॉर दे सफर incapable management. This business suffers incapable management problems. Lack of motivation, देखो कोई डायरेक्ट इंसेंटिव नहीं है, ठीक है, आप कितना भी काम कर लो, ठीक है, काम आपको फ्री में करना पड़ता है, ठीक है, आप जितना भी काम कर लो काम फ्री में करना पड़ता है, तो वो मोटिवेशन नहीं आता, ठीक है। लोगों को लगता है यार क्यों ही जाए काम करने, आज छोड़ देते ना, अगला वीक कर लेंगे, कौन सा कुछ मिलने वाला है। तो इससे क्या होता है ना, मोटिवेशन नहीं होता टू डू हार्ड वर्क and therefore these business lack, ठीक है। lack of secrecy, इतने सारे मेंबर्स होते हैं, जो एक्चुअल कोऑपरेटिव सोसाइटी देखोगे 100-200 मेंबर्स होते हैं, एंड जो भी अफेयर्स ऑफ द बिजनेस है, जो भी थिंग्स आर हैपनिंग इन द बिजनेस इज डिस्कस्ड इन द मीटिंग ओपनली। जब जनरल मीटिंग होता है सबको बुलाया जाता है, रिपोर्ट कार्ड रखा जाता है कि देखो भाई पूरे साल में ये एक्टिविटीज हुआ। तो जब मीटिंग होता है तो मीटिंग में सबके सामने वो बात रख दिया जाता है। तो कुछ कॉन्फिडेंशियल रखना ना बहुत डिफिकल्ट है यहाँ पे, बिकॉज सो मेनी पीपल आर देयर। कंपनी थोड़ी है कि कंपनी में तो 15 डायरेक्टर्स होते हैं, तो 15 डायरेक्टर्स मिलकर कुछ बात को कॉन्फिडेंशियल रख सकते हैं। पार्टनरशिप थोड़ी है कि पार्टनरशिप में चलो 50 से ज़्यादा लोग नहीं होंगे, 2 से स्टार्ट होता है, कम लोग है। सीक्रेट रखना यहाँ पे इज़ नॉट वेरी वेरी ईजी, बिकॉज देर आर सो मैनी मेंबर्स एंड सबको हर बात बता देना पड़ता है, ठीक है। तो अफेयर्स जो है इनका वो पब्लिक हो जाता है, ठीक है। हाई इंटरेस्ट रेट, अब देखो ये लोग जो बोरो करने जाते हैं ना बैंक से, व्हेन दे गो टू बोरो मनी फ्रॉम बैंक, तो बैंक इनको प्रेफरेंस देता है, ठीक है। अगर कोई कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है तो उनको लोन मिल जाता है जल्दी, बिकॉज बैंक चाहता है हेल्प करे, सरकार चाहता है हेल्प करे, तो इनको हेल्प मिल जाता है, बहुत जल्दी लोन मिल जाता है। बट जो इंटरेस्ट रेट है ना, लोन फ्री में तो नहीं मिलता, आपको तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा बदले में। अभी ये जो इंटरेस्ट रेट है ये इनका बैंड बजा देता है, इनका प्रॉफिट जो है ना पूरा इंटरेस्ट में ही चला जाता है, जो भी थोड़ा बहुत कमाए वो इंटरेस्ट में ही चला जाता है। तो दैट इज अनदर डिसएडवांटेज, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब पॉइंट समझ में आ रहा है ना। चलो, वी आर मूविंग टू द सेकेंड लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। आप चाहो तो यहाँ पे ब्रेक लेके एक बार मेरिट्स डीमेरिट्स खुद से गो थ्रू कर लो। एंड नाउ वी आर मूविंग टू द सेकेंड लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव्स, वेरियस टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव्स या कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। पहला आता है कंज्यूमर कोऑपरेटिव। देखो आप ध्यान से सोच के करना, आपको बगल में इमेजेस भी दिखेगा तो इट विल हेल्प यू इन मोर बेटर विजुअलाइजेशन। देखो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, नाम से समझो क्या है होगा। इसमें कौन लोग साथ में आएंगे? जो कंज्यूमर्स है ना, जो तरह तरह के कंज्यूमर्स है वो कंज्यूमर्स लोग साथ में आएंगे। और कंज्यूमर को क्या चाहिए होता है? कंज्यूमर को प्रोडक्ट्स चाहिए होता है। तो ये लोग क्या करेंगे? साथ में आएंगे, पैसा मिलाएंगे, एंड इंस्टेड ऑफ बाइंग द प्रोडक्ट्स फ्रॉम शॉप्स, नाउ दे हैव मोर मनी, दे विल बाय डायरेक्टली फ्रॉम द इंडस्ट्रीज। तो इनको सस्ता में प्रोडक्ट्स मिल जाता है, फिर ये लोग बेच भी सकते हैं उसको, आउटसाइडर्स को बेच भी सकते हैं, क्योंकि बल्क में खरीद रहे हैं तो अपने यूज़ कर लेंगे एंड रिमेनिंग वो बाहर वालों को बेच देंगे प्रॉफिट में, और फिर वो प्रॉफिट भी बांट लेंगे। तो दिस इज़ कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है।
प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, नाम के हिसाब से क्या लग रहा है, कौन मेंबर होंगे, प्रोड्यूसर्स इसके मेंबर होंगे, ठीक है। अब प्रोड्यूसर लोग साथ में आएंगे, प्रोड्यूसर दो कैटेगरी के हो सकते हैं, एक इंडस्ट्रियल सर्विस और एक मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। पहले मैन्युफैक्चरिंग डिस्कस कर लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में क्या करना होगा, ऐसे लोग साथ में आएंगे जो कि मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं, ठीक है। और ये लोग जो होंगे ना, जो लोग साथ में आए, 10 लोग मान लो साथ में आए, दीज पीपल विल बिहेव एज इफ दे आर एम्प्लॉइज, दे विल बी ट्रीटेड एज एम्प्लॉइज ऑफ द सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी के एम्प्लॉइज की तरह काम करेंगे, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी ये लोग बनाएंगे, पैसा मिलाएंगे और कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से ये लोग रॉ मटेरियल खरीदेंगे, फिर रॉ मटेरियल यूज़ करके ये लोग प्रोडक्ट बनाएंगे और प्रोडक्ट बना के फिर बेचेंगे, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट हम अकेले नहीं बना सकते थे, द प्रोडक्ट दैट आई वॉज अनेबल टू मेक ऑल बाय माई सेल्फ, नाउ आई विल मेक इट कलेक्टिवली विथ अदर पीपल। तो हमने एक रिसोर्स खरीद लिया, किसी ने कुछ रिसोर्स खरीद लिया, किसी ने कुछ रिसोर्स, सब ने मिल बांट के बहुत सारे रिसोर्सेज खरीद लिए, फिर प्रोडक्शन कर दिया और प्रोडक्शन करके बेच दिया। तो दिस इज मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। और ये इंडस्ट्रियल सर्विस क्या है, यहाँ पे ना आपको बना लेने के बाद, प्रोडक्ट बना लेने के बाद, फिर आपको बना लेने के टाइम में आपको कुछ सर्विस मिलेगा, हेल्प मिलेगा, जैसे कि आपको रॉ मटेरियल मिल जाएगा, आपको टूल्स एंड इक्विपमेंट्स मिल जाएंगे, आपको मशीन मिल जाएंगे। देखो अकेले बिजनेस करते तो ये सब पाना डिफिकल्ट होता, साथ में बिजनेस कर रहे हैं तो पैसा मिला के बहुत कुछ खरीद सकते हैं, रॉ मटेरियल, टूल्स, इक्विपमेंट्स, मशीन, ठीक है। जो जो चीज़ ज़रूरत है सब कुछ खरीद सकते हैं प्रोडक्शन करने के लिए, जो जो चीज़ ज़रूरत है। तो दिस इज फॉर द प्रोड्यूसर्स। नेक्स्ट आता है मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। कैसे लोग साथ में आएंगे इसमें, ऐसे लोग जिनका प्रोडक्ट बन गया है बट दे वांट टू मार्केट इट, मार्केट मतलब अब बेचना है, ठीक है। अब प्रोडक्ट को पॉपुलर करना है कस्टमर्स में, प्रोडक्ट को लेकर जाना है कस्टमर्स तक, मार्केट करना है, मार्केट एडवर्टाइजिंग, ठीक है, सेलिंग करना है, ये सब करना है। अब अकेले नहीं कर सकते बिकॉज एडवर्टाइजिंग का पैसा नहीं है, अकेले करने में डिफिकल्टी है, ठीक है, क्योंकि हमारे अंडर में कोई शॉप नहीं आता, बहुत सारे लोग हमसे अकेले में डील नहीं करते, तो हम लोग क्या करेंगे, साथ में आ जाते हैं, साथ में आके पैसा मिलाते हैं। अब सबके पास पैसा आ गया एडवर्टाइज करने का, अब एक अच्छा सप्लाई चेन बना देंगे, शॉप खोल देंगे, शॉप वालों के साथ टाई अप कर लेंगे, अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में लेके जाएंगे, ठीक है। बिकॉज मार्केटिंग इज़ नॉट अ वेरी इजी जॉब, एक जन के लिए करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, तो सब मिलकर कर लेंगे, काम बांट लेंगे, कोई एक काम करेगा, कोई दूसरा काम करेगा, कोई तीसरा काम करेगा, सब मिलकर अपना प्रोडक्ट्स को बेचेंगे। तो दैट इज मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। देन आता है कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी या फिर फार्मर्स कोऑपरेटिव बोल सकते हो उसको। नाम से समझ में आ रहा है कौन लोग इसके मेंबर होंगे, फार्मर्स इसके मेंबर होंगे। अब फार्मर को बहुत चीज चाहिए होता है, दे नीड गुड सीड्स, they need fertilizers, they need pesticides, they need tractors, they need loan, बहुत चीज़ चाहिए होता है उनको। अकेले में हो सकता है सब कुछ अफोर्ड ना कर पाए, ठीक है, बाज़ार में हर चीज़ महंगा है तो सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते, तो 10 फार्मर साथ में आ जाएंगे, पैसा मिलाएंगे, प्रोडक्ट्स खरीदेंगे, मिल बांट के यूज़ कर लेंगे। दैट्स फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी, ठीक है। फिर आता है हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, लो एंड मिडिल इनकम ग्रुप इसको क्रिएट करते हैं। अब हाउसिंग कोऑपरेटिव से आप क्या समझ रहे हैं, नाम से क्या समझ रहे हो, ऐसे लोग साथ में आएंगे जिनको घर का ज़रूरत है, तो ये लोग साथ में आएंगे, पैसा मिलाएंगे। अब सबको अलग अलग जगह ज़मीन खरीदने की ज़रूरत नहीं, एक ही जगह ज़मीन खरीदो, उसी पे मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग बना लो, तो लैंड इतना जगह खरीदने का खर्चा बचा ना, एक ही जगह पे बिल्डिंग तैयार कर लेंगे, 10 लोग 10 फ्लोर का बिल्डिंग बना लेंगे, ठीक है, और उसमें अपना अपार्टमेंट्स बांट लेंगे, तो कम खर्चे में ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो दैट्स हाउसिंग कोऑपरेटिव्स। एंड इसके बाद आता है क्रेडिट कोऑपरेटिव। क्रेडिट मतलब लोन का बात हो रहा है यहाँ पे, क्रेडिट कोऑपरेटिव। तो बहुत से बिजनेसमैन को, बहुत से लोगों को लोन का ज़रूरत होता है, बैंक से लोन लेने जाते हैं, महंगा पड़ता है, आउटसाइडर, मिडिल मैन, सेठ लोगों से लोन लेते हैं, थोड़ा महंगा पड़ता है, तो क्यों ना कोऑपरेटिव्स बना लिया जाए, सबको ही पैसा जमा करो उसमें, फिर जब मेंबर को लोन चाहिए होगा तो वहीं से लोन दे देंगे जो पैसा जमा हुआ है, ठीक है। हमने कुछ पैसा डाला, किसी और ने पैसा डाला, सब ने मिला के बहुत पैसा डाला, अब जब किसी को ज़रूरत पड़ गया तो यहीं से दे देंगे उसको कम इंटरेस्ट में, तो इंटरेस्ट का कमाई भी हो जाएगा और मेंबर को कम में भी मिल गया। आउटसाइडर्स को अगर देंगे तो ज़्यादा पैसा लगा के देंगे, ज़्यादा इंटरेस्ट पे देंगे, तो दैट इज़ क्रेडिट कोऑपरेटिव्स, ठीक है।
डिफरेंस बिटवीन अ कंपनी एंड अ कोऑपरेटिव, ये आपके सिलेबस में है, ये आप एक बार पढ़ लेना बिकॉज इसमें कुछ नया नहीं है, ये बस आपका जो कंपैरिजन है आप इसको पढ़ लेना एंड याद कर लेना, दिस इज़ फ्रॉम योर बुक डायरेक्टली, ठीक है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, ठीक है। एंड आई नीड दिस हेल्प फ्रॉम यू कि आप वीडियोस को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने स्कूल ग्रुप्स में, अपने ट्यूशन ग्रुप्स में, या हर किसी को जिसको ज़रूरत है क्लासेस का, आप उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाना, ठीक है। वीडियो बनाना मेरा आपके तरफ सर्विस है और वीडियो को स्प्रेड करना आपका मेरे तरफ सर्विस हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। हम लोग अब अगले सेक्शन में चलने वाले हैं। आई थिंक आपका ये सेक्शन चैप्टर 11 तक ही था, तो आफ्टर दिस पार्ट बदल रहा है बुक में चैप्टर 12 ऑनवर्ड्स, तो हम लोग चैप्टर 12 के लिए भी मिलेंगे। टिल देन टेक केयर एवरीवन।